गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि सीबीआई के द्वारा दो लोगों को अरेस्ट किया गया है पटना के अंदर, क्योंकि उनका रोल था नीट पेपर लीक करने के अंदर। अब देखो, जब भी पेपर लीक की खबरें आती हैं, ये एक स्टूडेंट, एक बच्चा जो कहीं ना कहीं साल भर पूरी मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, उसके पेरेंट्स की, उसकी पूरी फैमिली की कहीं ना कहीं कुछ आशा होती है। पर जब ये सिचुएशन देखने को मिलती है कि पेपर लीक हो गया, और आजकल तो पेपर बहुत ही फ्रीक्वेंट बेसिस पे लीक होने की खबरें आ रही हैं, ये बहुत ही हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है। साथ ही साथ क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है उन बॉडीज के ऊपर जिनको चयनित किया गया है इनके एग्जाम इंडिपेंडेंट मैनर के अंदर कंडक्ट करने के लिए। पर यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि ऐसा बताया जा रहा है कि क्यूज के द्वारा एक प्ले स्कूल को रेंट किया गया, जहां पर कैंडिडेट्स को यहाँ पे लीक्ड पेपर्स बांटे गए। प्लस एट द सेम टाइम उसी सेंटर के ऊपर देखने को मिला है कि नीट यूजी का एग्जाम हुआ, यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ। तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ है, जो पेपर लीक में इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर डेफिनेटली स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स रेज करता है। इवन आप नोटिस करोगे, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, इन्होंने भी एनटीओ का रिस्पॉन्स मांगा है ऑन द नीट पिटिशन। एनीवेज, अभी ये मुद्दा चलेगा, बट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर सुधार आए। जो भी बॉडीज हैं इनको कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो प्रॉपर एक्शन लें, एंड जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लीकेज के लिए, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा पाए, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ कोई भी धोखा ना हो। दोस्तों, डेट है आज की 28 जून 2024, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज राइजिंग टेम्परेचर थ्रेटन इंडियाज वीट प्रोडक्शन। देखो, अगर हम बात करें ना पिछले 2-3 सालों की, तो हमें नोटिस करने को मिलेगा कि तीसरा साल है ये जब हमारे यहाँ ना वीट की प्रोडक्शन कम हो रही है। अब इसका क्या कारण है वीट प्रोडक्शन कम होने का? इसका एक मुख्य कारण बताया जा रहा है, वो है टेम्परेचर का राइज होना। बहुत सारे साइंटिस्ट ने एस्टिमेट करके ये बताया है कि अगर हमारा जो तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है ना, उससे कहीं ना कहीं जो वीट प्रोडक्शन होती है वो 4 से 5 मिलियन टन कम हो जाती है। ये डायरेक्ट रिलेशन है आपके क्लाइमेट चेंज का और फूड सिक्योरिटी का। देखो, ऐसे क्वेश्चन मेंस में भी आ रखे हैं। आई थिंक पिछले साल भी आपका जीएस पेपर 1 के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज फूड सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करता है। वहां पर ये डेटा आप डायरेक्टली अपने आंसर्स में डाल सकते हो, एंड यही कुछ चीजें होती हैं जो आपके आंसर्स में अच्छी वैल्यूडेशन का काम कर जाती हैं। थोड़ा सा अगर हम वीट के बारे में जानने की कोशिश करें, तो आप वैसे जानते होंगे वीट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस हमारी कंट्री के अंदर रखता है, क्योंकि ये चावल के बाद इंडिया का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप हो जाता है। एंड नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फूड क्रॉप की तरह है। प्लस एट द सेम टाइम ये एक राबी क्रॉप है, क्योंकि आप नोटिस करो जब आप इसको ग्रो करते हो तो थोड़ा सीजन ठंडा होता है उस समय के ऊपर। बेसिकली मैं बात करूं आपके नवंबर से अप्रैल मंथ का जो टाइम होता है ना, वो पूरा टाइम होता है। अप्रैल के अंदर जब आपकी बैसाखी आती है, उस समय यहाँ पे राइपनिंग पीरियड, इसका हार्वेस्टिंग पीरियड माना जाता है। तो उस समय टेम्परेचर 21 to 26 डिग्री होते हैं, पर जब इसको सो किया जाता है ना, उस समय थोड़ा ठंडा टेम्परेचर ही यहाँ पे चाहिए होता है। बारिश ज्यादा नहीं चाहिए इसके लिए, 75 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। प्लस एट द सेम टाइम वेल ड्रेन्ड आपकी फर्टाइल लोमी क्लेई सॉइल, जैसे आपका गंगा सतलुज प्लेन्स हो गया, डेक्कन के ब्लैक सॉइल रीजन हो गया, वहां पर काफी इसको ग्रो किया जाता है। बाकी पंजाब, यूपी, हरियाणा, एमपी, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। एंड डेफिनेटली हम काफी सारी कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिनमें मेजर एक्सपोर्टर आपको देखने को मिल जाएंगे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड यूएई। सरकार के द्वारा ना सिर्फ वीट पर बाकी और चीजों के लिए ना बहुत सारे आपके प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं। और ये प्रोग्राम्स ना, इनिशिएटिव्स जो हैं, ये इस हिसाब से हैं कि क्लाइमेट चेंज को हम देखते हुए अपने प्रोग्राम्स को डिजाइन करते हैं, ताकि क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी देश की फूड सिक्योरिटी पे ना पाए। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ देम हैपेंस टू बी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यहाँ पर भी हमारी फोकस यही है कि धीरे धीरे हम हमारे एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल ढंग की तरफ लेके जाएं, कि क्लाइमेट चेंज का कुछ हो भी तो हमारा प्रोडक्शन इम्पैक्ट ना हो। सिमिलरली, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे इनोवेशंस हम यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं। हमारे किसानों के अंदर, बाकी स्टेक होल्डर्स के अंदर अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग। साथ ही साथ अगर हम बात करें मैक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि डिफरेंट डिफरेंट हमारी अलग अलग स्कीम्स हैं। तो टोटल 27 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए एक सिंगल यहाँ पे आपको अम्ब्रेला स्कीम देखने को मिल जाएगी, जहां पर आपके कॉपरेटिव्स, क्रॉप प्रोडक्शन प्रोग्राम्स, वाटरशेड डेवलपमेंट, ये सबको यहाँ पे इन्वॉल्व कर लेता है।
इसके अलावा कुछ और पॉइंटर्स आप जो मेंस में भी लिख सकते हो अपने, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हो गया, एंड साथ साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भी हमें यहाँ पे, ये सब कुछ योजनाओं के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा ओसीसी के बारे में, ऑफिशियल क्रेडिटर कमेटी। अब ये क्या है सर? देखो ओसीसी समझने से पहले ना हमें थोड़ा सा पेरिस क्लब के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या है सर ये पेरिस क्लब? देखो पेरिस क्लब ना कुछ देशों का एक ग्रुप है। सर कितने देशों का? 22 देशों का एक ग्रुप है। ठीक है, और इन 22 देशों की अगर मैं बात करूं ना, तो ज्यादातर देश आपके कौन से हैं? ज्यादातर देश आपके यूएसए हो गया, और जो आपके वेस्टर्न यूरोपियन और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वो हैं। बेसिकली आपके जो बहुत ही अमीर देश है ना, हम यहाँ पे उनकी बात कर रहे हैं। ओके ओके, एक्चुअल में हुआ क्या था, 1956 में ना अर्जेंटीना मिला था इन देशों को पेरिस के अंदर। क्या मैंने बोला मैं आपको बताता हूं, अर्जेंटीना ने ना काफी सारी कंट्रीज से लोन ले रखा था, कर्जा ले रखा था। अब अर्जेंटीना और जिनसे उन्होंने कर्जा लिया था उनकी एक मीटिंग हुई पेरिस के अंदर। समझे इस बात को? जब ये मीटिंग हुई वहीं से इसका नाम आ गया पेरिस क्लब, क्योंकि मीटिंग ये हुई थी पेरिस के अंदर। तो होता क्या है ना, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट देश कुछ कंट्रीज को इस तरह से लोन देते हैं। ठीक है, एंड जब लोन या तो वो रीपे नहीं कर पाते या फिर लोन वापस दे पाने में दिक्कत आती है, उस केस में कैसे हम कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर कंट्री को बाहर निकाल सकते हैं, कुछ और सॉल्यूशंस बता सकते हैं, उनके लोन को रीस्ट्रक्चर किया जाता है। ये डिस्कशन हुआ था उस मीटिंग के अंदर। तो कहीं ना कहीं पेरिस क्लब भी इस वजह से जाना जाने लग गया कि पेरिस क्लब उन देशों का समूह है जो बाकी देशों को लोन देता है, एंड साथ ही साथ वो लोन इस तरह से देता है ताकि वो लोन को वापस भी रीपे कर पाए। सस्टेनेबिलिटी इनका यहाँ पे मेजर फोकस रहता है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा क्या इंडिया इसका मेंबर है? देखो मैंने जैसा आपको बताया कि आपकी जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है मोस्टली वही इसकी मेंबर आपको देखने को मिलती हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। पर क्या ऐसा कह दें कि इंडिया इसकी मीटिंग में कभी पार्टिसिपेट ही नहीं करता? ऐसा भी नहीं है। दरअसल में ना एड हॉक बेसिस के ऊपर कि इंडिया की कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है तो इंडिया, या मतलब इंडिया भी कभी लोन देता है या बाकी और चीजें होती हैं, तो इंडिया कभी कभी पार्टिसिपेट जरूर कर लेता है, पर इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ पेरिस क्लब। दिस इज समथिंग जो आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। चलो ठीक है, अब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। यहाँ पर आप नोटिस करो कि श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे ऑफिशियल क्रेडिट कमेटी ओसीसी यहाँ पे बनाई गई है। ये क्यों बनाई गई? क्योंकि श्रीलंका की रिक्वेस्ट थी कि यार मेरा ऊपर, आप जानते हो पिछले सालों के अंदर 2-3 साल के अंदर श्रीलंका में बहुत सारे क्राइसिस देखने को मिले हैं, तो उस क्राइसिस से निपटने के लिए श्रीलंका की ये रिक्वेस्ट थी। तो इसमें आप नोटिस करो भारत, जापान, फ्रांस, कहीं ना कहीं इन्होंने पेरिस क्लब को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। मैं फिर से बता दूं, इंडिया पेरिस क्लब का पार्ट नहीं है, इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ पेरिस क्लब, पर पेरिस क्लब के साथ हमारी कोऑपरेशन काफी ज्यादा है। इस वजह से इंडिया उसके साथ मीटिंग्स और बाकी चीजों में हम जाते रहते हैं। बाकी अगर हम बात करें देखो चाइना की, चाइना ने सबसे ज्यादा लोन दिया हुआ है आपके श्रीलंका को, वो यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर नहीं आया, वो ओसीसी के अंदर पार्ट नहीं है। दरअसल में ना काफी लोग आपके जो पेरिस क्लब को एज अ कॉम्पिटिटर देखते हैं चाइना का। चाइना आप नोटिस करते हो यार हर जगह यहाँ पे इसको लोन दे दिया, उसको लोन दे दिया, एंड एक तरह से डेट क्राइसिस के अंदर फंसाने की कोशिश करता है। पर ऑन द अदर हैंड पेरिस क्लब ऐसा नहीं है। पेरिस क्लब जब भी लोन देता है तो इसी पर्पस के लिए लोन देता है ताकि वो सामने वाला रिटर्न कर पाए, एंड अगर रिटर्न नहीं कर पाया तो वो लोन को रीस्ट्रक्चर करने की भी यहाँ पे कोशिश करते हैं, जैसा श्रीलंका केस में हमें यहाँ पे देखने को मिल भी रहा है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज एक्सरसाइज होपेक्स। काफी आसान सा एक छोटा सा टॉपिक है। देखो भारत के इंडियन एयरफोर्स के जो रफाइल फाइटर जेट्स हैं वो अभी इजिप्ट के अंदर हैं। क्यों? एक्सरसाइज होपेक्स की वजह से। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि जो एक्सरसाइज होती है ना, ये इंडिया एयरफोर्स और इजिप्शियन एयरफोर्स के बीच में होती है, एंड इस बार ये टेक प्लेस कर रही है इजिप्ट के अंदर फ्रॉम जून 21 से लेकर जून 26 तक। इस एक्सरसाइज का देखो फोकस जैसा कि बाकी एक्सरसाइज का होता भी है, वो यही है कि कैसे आपस में इंटर ऑपरेबिलिटी हम बढ़ा पाएं, आपस में कॉपरेशन कैसे इंक्रीज कर पाएं, एंड उससे कहीं ना कहीं हमारे देशों के रिश्ते भी आपस में बेहतर हो पाएं। भारत और इजिप्ट के रिश्तों की अगर हम बात करें तो 1947 के अंदर ही दोनों के देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन बन गए थे। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें नैम की, नॉन अलाइंड मूवमेंट की, तो उस समय इसकी फाउंडिंग के अंदर इंडिया के साथ साथ इजिप्ट ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 2022 के अंदर दोनों देशों की डिप्लोमेटिक टाइज के 75 साल भी कंप्लीट हुए, एंड इवन अगर आप नोटिस करोगे ना तो लास्ट ईयर इजिप्शियन के जो हेड हैं वो भी यहाँ पे हमारे रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट के रूप में भारत आए थे। तो इंडिया और इजिप्ट का रिलेशन डेफिनेटली काफी अच्छे हमें देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा चांगे 6 के रिगार्डिंग। देखो एक्चुअल में
क्या है जहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं चाइना की। ठीक है, चाइना की ना डिफरेंट डिफरेंट मिशंस हैं जो मून के लिए हैं, वो सारे आपके चांगे के नाम से आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहते हैं, चांगे 1, चांगे 2, चांगे 3, 4, 5, 6, इस तरह से। यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे चांगे 6 के मिशन के बारे में, जो कि डील करता है मून के साथ। देखो जब हम बात करें ना चांगे की, दरअसल में ये मून गॉडेस है चाइनीज माइथोलॉजी के अंदर, उसी के ऊपर यहाँ पे इस मिशन का नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये टोटल 53 डे का एक मिशन हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हुआ पता क्या इस मिशन के अंदर, इस मिशन के अंदर मून की फार साइड, जिसको हम डार्क साइड के नाम से जानते हैं, वहां से ये पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया है दुनिया का जिसने सैंपल्स लेकर आया। तो आपके दिमाग में दो तीन सवाल आएंगे कि सर ये फार साइड क्या होती है। देखो फार साइड को हम डार्क साइड के नाम से भी बोलते हैं। अब क्यों ऐसा, क्यों डार्क साइड के नाम से क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये डार्क साइड मतलब मून का वो वाला हिस्सा जो आप धरती से देख ही नहीं सकते। क्या मैंने बोला, मैंने बोला धरती का, सॉरी मून का वो वाला हिस्सा जो आप धरती से देख ही नहीं सकते, उसको बोलते हैं डार्क साइड या फार साइड। अब आप बोलेंगे सर कोई ऐसा हिस्सा भी है मून का जो धरती से हमें कभी भी नहीं दिखता। द आंसर इज यस। ऐसा पता क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, टाइडल लॉकिंग। टाइडल लॉकिंग का मतलब क्या होता है, देखो समझना, मून के केस में ना अगर हम बात करें, अगर मून को धरती का एक चक्कर लगाना होता है तो कितने दिन लगते हैं, लगभग 28 दिन। प्लस एट द सेम टाइम मून जो अपनी एक्सिस के ऊपर घूमता है, उसको रोटेट करने के लिए भी कितने दिन लगते हैं, 28 दिन। अब जब ये चीज होती है ना, इससे कहीं ना कहीं पता क्या होता है, वही सेम फेस आपका मून वाला वो आपको धरती को फेस करता रहता है। तो जो दूसरा वाला फेस हुआ वो कभी धरती से आपको दिख ही नहीं पाता मून का फेस। इस चीज को बोलते हैं टाइडल लॉकिंग। तो इस वजह से जो डार्क साइड है मून की या फार साइड है, वहां पर ये चाइना का जो चांगे 6 है, ये वहां पे पहला स्पेसक्राफ्ट था जो वहां पे गया एंड वहां से सैंपल लेके धरती पे वापस आया। क्या ये बात समझ आई। आप बोलोगे सर धरती पे ऐसे कैसे ले आया, दरअसल में होता क्या है ना, इसका एक ऑर्बिटर हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो वहां पर जैसे लैंडर था, तो वहां पे उसने लैंडर के साथ जो भी और इक्विपमेंट थे उसके माध्यम से उन्होंने वहां पे ड्रिलिंग वगैरह करी, वहां पे सैंपल कलेक्ट किए एंड वापस से ना जाके ये ऑर्बिटर के साथ अटैच हो गया। ऑर्बिटर के साथ अटैच होके वापस ये धरती पर आ गया। सो दिस वाज द एंटायर प्रोसेस दैट वाज फॉलोड इन चांगे 6 मिशन। तो इसका हम इतना ज्यादा क्यों कंसर्न है, क्योंकि आप नोटिस करो मून की फार साइड के ऊपर जो क्रस्ट है वो थोड़ी थिकर है, वहां पे गड्ढे थोड़े ज्यादा है, क्रेटर थोड़े ज्यादा देखने को मिलते हैं, बाकी कम प्लेन्स वगैरह हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा हमें ज्यादा इसके बारे में लर्निंग्स वगैरह मिल पाएंगी अगर हम इसको अच्छे से स्टडी कर पाए। बहुत सारे हमें आइडिया लगेगा कि मून कैसे इवॉल्व हुआ, ओरिजिन के बारे में पता लगेगा, सैंपल्स वगैरह हमारे पास होंगे, तो कहीं ना कहीं बाकी और फिनोमिना के बारे में हम यहाँ पे स्टडी कर पाएंगे। बाकी अगर आप नोटिस करो, ये पूरा मैंने आपको प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से यहाँ पे ना, जो यहाँ पे आपको एटकिन क्रेटर आपको देखने को मिल जाएगा ना, वो इसका मेजर स्टडी पॉइंट हमें देखने को मिलता है यहाँ पे आपकी मून की फार साइड के ऊपर। तो दिस वाज वन ऑफ द की रीजंस जहाँ पे ये पूरी स्टडी करी गई, यहाँ से आपके सैंपल्स यहाँ पे कलेक्ट करे गए। और इसी जगह से सैंपल कलेक्ट करने का इंपॉर्टेंस ये भी है क्योंकि यहाँ पे ना हमें लूनर मेंटल का अनअर्थ मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम इस मटेरियल से जानकारी लेते हैं तो कहीं ना कहीं मून की इंटरनल हिस्ट्री के बारे में भी हमें अच्छे से पता लग जाएगा। तो दीज आर ऑल ऑफ द थिंग्स जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए थी चांगे 6 के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, नेटो सेक्रेटरी जनरल के बारे में। देखो नेटो के द्वारा जो आउटगोइंग डच प्राइम मिनिस्टर है मार्क रूट, इनको यहाँ पे नेटो सेक्रेटरी का मतलब इनको यहाँ पे अलायंस का अगला हेड यहाँ पे बना दिया गया है। हमारे लिए देखो न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा नेटो के बारे में क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। नेटो की अगर हम बात करें तो 1949 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुई थी विद द वॉशिंगटन ट्रीटी। यहाँ पर आज के समय टोटल 32 देश देखने को मिल जाते हैं, जिसमें नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं। अभी रिसेंटली स्वीडन भी इसका यहाँ पे 32nd मेंबर बन गया है। एंड नेटो के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है जो इसका आर्टिकल 5 है, जो बात करता है कलेक्टिव डिफेंस की, जहां पर बोला जाता है कि अटैक ऑन वन इज कंसिडर्ड एज अटैक ऑन ऑल। यानी कि अगर एक भी किसी देश के ऊपर अटैक हुआ, ऐसा माना जाएगा कि पूरी की पूरी ग्रुप के ऊपर अटैक हुआ है। एंड इस ग्रुप के अंदर आप जानते हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए भी है। तो अगर मान लो लेट्स से स्वीडन के ऊपर अटैक हुआ तो यहाँ पे यूएस से भी जंग के अंदर कूद जाएगा एंड स्वीडन को यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा। इसी वजह से नेटो इतना ज्यादा पावरफुल देखने को मिल जाता है। एंड इसके हेड ऑफिस आपको बेल्जियम ब्रसल्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है आईसीसी के बारे में। आईसीसी के द्वारा अरेस्ट वारंट इशू किया गया है रशियन डिफेंस मिनिस्टर, फॉर्मर रशियन डिफेंस मिनिस्टर एंड जो करंट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके अगेंस्ट। बाकी देखो जो पुतिन जी हैं उनके अगेंस्ट तो ऑलरेडी इशूड ही था, तो वो तो है ही है। उनके अलावा इनके ऊपर भी यहाँ पे आईसीसी के द्वारा अरेस्ट वारंट यहाँ पे जारी किया गया है।
थोड़ा सा हम जानते हैं आईसीसी के बारे में। देखो आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। आप लोगों ने जैसे आईसीजे के बारे में सुना होगा ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब वो तो क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो यूएन का एक ऑर्गन है, पर अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, ये यूएन से इंडिपेंडेंट है, पर कहीं ना कहीं यूएन के साथ काफी क्लोजली काम जरूर करता है। फॉर एग्जाम्पल इनका यहाँ पे कॉपरेशन एग्रीमेंट है यूएन के साथ, ठीक है ना। तो ऑर्गन नहीं है पर काफी क्लोजली काम जरूर करता है। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर ये देखता है कि जैसे वॉर क्राइम्स हो गया, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो गया, जेनोसाइड हो गया, एंड क्राइम्स अगेंस्ट एक्ट्स ऑफ एग्रेशन, इन पर्टिकुलर चीजों के लिए जो इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करने का काम है, वहां पर एज अ परमानेंट कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की तरह काम कौन करता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। आपको ध्यान में ये रखनी है कि यहां पर ना ये स्टेट्स को प्रोसिक्यूट नहीं करता, ये प्रोसिक्यूट करता है इंडिविजुअल्स को, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो भैया वो इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट नहीं करता, वो प्रोसिक्यूट करता है आपकी स्टेट्स को। ये फर्क आप लोगों को पता होने चाहिए। इसके साथ ही जो रोम स्टैट्यूट था उसके माध्यम से इसको गवर्न किया जाता है। रोम स्टैट्यूट को अडॉप्ट किया गया था 1998 के अंदर एंड फोर्स में आया 2002 के अंदर। इसके हेडक्वार्टर्स भी आपको हेग नीदरलैंड्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आपको 123 देश देखने को मिल जाते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर क्या इंडिया इसका मेंबर है? द आंसर इज नो। इंडिया ने कभी भी रोम स्टैट्यूट को यहाँ पे साइन नहीं किया गया। यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि कोर्ट की जुरिसडिक्शन को नहीं मानते, जैसे इजराइल नहीं मानता, यूएस नहीं मानता, रशिया, कतर, चाइना, ये सब नहीं मानते। एंड इवन इंडिया भी इसका मेंबर नहीं है, इंडिया ने भी कभी इसकी ट्रीटी को साइन किया ही नहीं है। इसके साथ में अगर आप नोटिस करोगे यूक्रेन की अगर आप बात करें, यूक्रेन भी ना दरअसल में स्टेट पार्टी तो नहीं है रोम स्टैट्यूट का, पर इसने 2 बार ना आईसीसी की जुरिसडिक्शन को माना जरूर है। समझ गए हो कि मतलब रोम स्टैट्यूट को साइन नहीं किया, पर कहीं ना कहीं आईसीसी कुछ यहाँ पे निर्देश दे रहा है तो उसको मानता जरूर है। फॉर एग्जांपल जैसे पुतिन के अगेंस्ट भी यहाँ पे आईसीसी ने यहाँ पे जारी किया हुआ है। तो अगर पुतिन किसी भी ऐसी देश के अंदर ट्रेवल करते हैं जो कि आईसीसी की स्टेट पार्टी होती है, तो उस कंट्री को, पुतिन को एंड बाकी और जो 2 लीडर्स जिनके अगेंस्ट यहाँ पे जारी किया गया है, उनको अरेस्ट करना ही पड़ेगा। इससे देखो कहीं ना कहीं रशिया और भी दूर होता रहेगा वेस्ट के साथ, है ना। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको जानने चाहिए थे। इसके अलावा इसी पर्टिकुलर स्टैट्यूट में आपको आर्टिकल 12(3) देखने को मिल जाता है, ठीक है, कि इसकी जुरिसडिक्शन को आपको मानना ही पड़ता है। ये तो कुछ पॉइंटर्स नहीं है, बाकी पुतिन के अगेंस्ट भी अरेस्ट वारंट ऑलरेडी चल रहा है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे आईसीसी के बारे में जो हमें हमारा अच्छे से आइडिया होना चाहिए। तो दोस्तों इसी डिस्कशन के बेसिस के ऊपर आज मैं आप लोगों को 2 एमसीक्यूज देना चाहता हूँ, ठीक है। पहला एमसीक्यू हमारा कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रिगार्डिंग था, तो एक बार आप ट्राई कीजिएगा। पता नहीं बच्चे, बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में भी गलती करके आए हैं, हालांकि ये एक आसान क्वेश्चन था, पर क्योंकि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा नहीं, पूरी तरह से पढ़ा नहीं, तो इसमें भी गलती हुई है काफी लोगों से। दूसरा आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछूंगा, लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी 2 कंट्रीज, कौन से देश हैं ये। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, एक आपको क्वेश्चन पूछा था स्टेटमेंट और असर्शंस के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर ना देखो, ये क्वेश्चंस आसान होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि इंडिया ना यूएसए से इंपोर्ट नहीं करता कोई भी एप्पल्स। अब देखो यार, ऐसी स्टेटमेंट पढ़ने के साथ ही आपको एक आइडिया तो लगना चाहिए कि डू यू रियली थिंक कि एक भी एप्पल का एक्सपोर्ट यहाँ पे यूएसए से नहीं हुआ होगा? द आंसर इज नो। और एक्चुअल में अगर आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी होगी ना, आपको रियलाइज हुआ होगा कि पहले पता क्या था, जब डोनाल्ड ट्रंप के समय के ऊपर जनरल जीएसपी जो था उसको हटाया गया, तो उस समय ना इंडिया ने बहुत सारी चीजों के ऊपर जो टैरिफ्स थे उनको इंक्रीज कर दिया था, पर पिछले कुछ समय के ऊपर हमने उन टैरिफ को कम भी कर दिया था। उससे पता क्या हुआ, उससे जो यूएसए का एक्सपोर्ट था इंडिया को ऑफ एप्पल्स, वो काफी अच्छा खासा इंक्रीज हो गया था। तो ये बातें भी कई बार न्यूज में आ रही थी। तो एक तो अगर आपको न्यूज पता थी तो थोड़ा सा आप इसको अच्छे से कर सकते थे, अगर नहीं भी पता था तब भी यार अपने आप में ना काफी ज्यादा एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट बन जाती है। और जैसे ही आप इसको थोड़ा एज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट की तरह ट्रीट करते हो, आपका आंसर ऑटोमेटिकली बन जाता है, क्योंकि सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पर बात कर रहा है स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट होने की। और बात करें दूसरे स्टेटमेंट की, सेकंड कह रहा है कि इंडिया में हमारे पास लॉ है जो प्रोहिबिट करता है जीएम फूड का इंपोर्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। द आंसर इज यस। कई बार फिल्म बूस्टर के अंदर ही मैंने आपको जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के बारे में डिस्कशन किया है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं एक्साइज मित्र शक्ति की, अब देखो यार, जब भी मैंने आप लोगों के साथ एक्साइज डिस्कस करी है ना, तो मैंने आप लोगों के साथ हमेशा ये चीज बोली है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको यही बतानी चाहिए कि किन 2 देशों के बीच में वो एक्सरसाइज हो रही है। एंड अगर आप एक्साइज मित्र शक्ति के बारे में जानते
तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुई है, एंड ये भी हमने प्रीलिम बूस्टर के अंदर डिस्कस कसा ही था। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट ठीक है यार, आपको पता भी हो सकते हैं, नहीं भी पता हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर पहला तो पक्का पता होना चाहिए था कि बिल्कुल गलत है, एंड उसी के बेसिस के ऊपर आपका आंसर बन भी जाता है ऑप्शन नंबर डी 2, 3 एंड 4। तो व्हाट आई मीन टू से ना कि यूपीएससी कई बार आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि सारी स्टेटमेंट्स पता हो, उसके आधी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। एंड ये सारी चीजें बस चारों के चारों स्टेटमेंट्स ही हमने क्लासेस में डिस्कस करी हुई हैं। कई बार ना एग्जाम टाइम उनको याद करना मुश्किल हो जाता है, पर ये तो याद पक्का होना ही चाहिए। एंड इनफैक्ट ना मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, मैं ना कई बार टेलीग्राम के ऊपर अपने कुछ रिवीजन शीट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू। लास्ट ईयर ना मैंने आप लोगों के साथ ना एक रिवीजन शीट शेयर करी थी, लास्ट ईयर का भी कुछ ही महीने पहले। उसमें मैंने कुछ एक्सरसाइजेस के नाम बताए थे, और उस शीट के अंदर ही ना सबसे पहला नाम आपका इसी का था, मित्र शक्ति, और वहीं पर मैंने इंडिया एंड श्रीलंका लिखा था। तो अगर आप वो रेगुलर बेसिस के ऊपर या जब भी मैं डालता हूं उनको आप एक बार गो थ्रू करते रहते हो, यू विल फाइंड मेनी मेनी क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड इजिली थ्रू दोस रिवीजन शीट्स। तो उनको भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जाके मेरे साथ जुड़ सकते हो, एंड काफी जो इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं वहां पे डालता हूँ उसके माध्यम से अपनी प्रेपरेशन को बेनिफिट कर सकते हो। इसके साथ ही आज का आपका होमवर्क रहेगा ट्रू एंड फॉल्स के अंदर ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनका आंसर आप मुझे कमेंट्स में नीचे बता सकते हो। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। एक था यूनेस्को क्रिएटिव सिटी, अरे गलत थोड़ा आ गया ये वाला, इसको आप इग्नोर कर देना। मैं कल आपको लिए जो एक्चुअल वाले करेक्ट वाले हैं उनको मैं ले आऊंगा। ये गलत स्लाइड यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था कल ही। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ऑफिशियल पर जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।